वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 100। तो आज जो ये पार्ट है ये पार्ट 5 है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बैंकिंग क्वेश्चंस का पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ मैं, और साथ ही साथ मैं आरआरबी पीओ, आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ इन तीनों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुका हूं। तो उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो उन वीडियो का जाके देखें दोस्तों। मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी आईपीएस पीओ 2019 और आरआरबी पीओ 2019 के में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका हूं, और उसके बेसिस पे ही मैं इंटरव्यू सीरीज लाया हूं ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैं शेयर कर चुका हूँ आप सबके साथ, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर्सनल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका वो क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ, जिसका पार्ट 5 लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अब तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने जो रिसर्च करके ये क्वेश्चंस को निकाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीफाइनेंस एंड डायरेक्ट फाइनेंस। तो आपको पता ही होगा जो रीफाइनेंस क्या होता है, कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड जो होता है ना, वो पहले जो फाइनेंस करते हैं बैंक्स को, फिर वो बैंक वही पैसे उन पैसों को कस्टमर्स को देते हैं। इसको बोलते हैं रीफाइनेंस, मतलब फाइनेंस लिया फिर किसी और को दिया, ये हो गया रीफाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, उसमें डायरेक्टली एक बैंक जो है कस्टमर को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। लीड बैंक स्कीम एक बहुत ही ज़्यादा गुड क्वेश्चन है, जो कि नॉर्मली इंटरव्यू पूछते हैं। आपको पता होगा 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे जिसके थ्रू उनको अपने बैंक्स को जो है ना कॉमन रूरल एरियाज में पहुंचाना था। तो फिर जो एरिया अप्रोच का एक कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि प्रोफेसर डॉक्टर डी आर गडगिल थे। उनके रिकमेंडेशन के थ्रू लीड बैंक स्कीम का जो है मतलब कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो आपको ये समझना है आपके इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में लीड बैंक कौन सा है। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे। तीसरा हो गया क्वेश्चन, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या क्या होते हैं, उनका टाइप्स क्या होता है। पता ही होगा आपको टाइप्स में, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्बन कोऑपरेटिव एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। जैसे कि रूरल का पता होगा आपका, जो है होता है ना, वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब रूरल एरियाज के लिए बनाता है। और वहीं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होता है ना, उनका जो रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर होता है। तो कुछ कुछ जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता करके जाना है। आप गूगल करेंगे और आप अच्छे से इसका डिफरेंस पता करके जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये है टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन। आपको पता ही होगा मुद्रा लोन क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में मुद्रा लोन क्या होता है। अब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो है शिशु, किशोर और तरुण। आपको पता हो किशोर और तरुण जो होता है वो नेम ऑफ द स्कीम होता है। और इसमें जो इनका जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो लोन अमाउंट पे होता है। जैसे कि आपको पता है, जो शिशु होता है वो लेस देन 50,000 के लिए होता है। किशोर जो होता है वो 50,000 से लेके 5 लाख तक के लिए होता है, ठीक है। और जो तरुण होता है वो सबसे हाईएस्ट लोन के लिए होता है, जो कि 5 लाख से लेके 10 लाख तक का होता है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में अच्छे आप डिटेल पढ़ के जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है, जो पूछा जाता है नॉर्मली, वो है कि बैंक्स और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता होना चाहिए कि एनबीएफसी क्या होता है दोस्तों। नहीं पता है तो आप पता करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको डिफरेंस कुछ बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ आपको, कि एनबीएफसी का जो बेसिक मतलब वर्किंग होता है वो क्या होता है। एनबीएफसी जो होता है ना, वो डिमांड डिपॉजिट ले नहीं सकते, मतलब वो डिपॉजिट आपसे नहीं ले सकते। वहीं बैंक जो है डिपॉजिट ले भी सकते हैं और लोन देते भी हैं। एनबीएफसी का काम जो होता है वो लोन देने का होता है। और क्या होता है कि एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स। आपको पता है एनबीएफसी क्योंकि डिपॉजिट ले नहीं सकते, तो वो चेक भी इशू नहीं कर मतलब चेक भी इशू नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकते, वहीं बैंक चेक इशू कर सकते हैं। तो कुछ कुछ बेसिक जो डिफरेंसेस है वो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं उसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बनता है पेमेंट्स बैंक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें मतलब उनको लगता है कि उन्हें आता है ये टॉपिक, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर आपको पता नहीं है या फिर आपको थोड़ा भी डाउट है, क्योंकि देखिए बैंकिंग का क्या होता है ना, आप जब इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे आपकी क्लैरिटी चेक की जाती है। मतलब आपको जो चीज़ें हैं वो कितना पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप बोल रहे हैं जितना आपको पता है क्या वो सही से पता है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी अगर बोलते हैं तो ये नहीं कि जो मैं बोल दिया। आप कुछ भी मान लीजिए पेमेंट्स बैक पढ़ के जा रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाएं, कि पेमेंट्स बैक से कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं जो बोलूँगा वो मेरा क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए। इन दोनों का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग होता है। जैसे कि पेमेंट बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था नचिकेत मोर कमेटी में हुआ था, ये आपको पता ही होगा। आपको ये भी पता होगा कि पेमेंट बैंक का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है ना, वो 200 करोड़ होता है। पहले जो था ये 100 करोड़ था, अब इससे बढ़ा के है ना 200 करोड़ कर दिया गया। ये पिछले साल ही, जहाँ तक मुझे याद है, 2020 में ये हुआ था।
वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक का अभी भी 100 करोड़ है कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो पेमेंट्स बैंक होते हैं, सॉरी दोस्तों, ये पेमेंट बैंक का जो है ना वो 100 करोड़ है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का 200 करोड़ है। इसमें थोड़ा गलती हो गया, कंफ्यूज हो गया था मैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का 200 कैपिटल रिक्वायरमेंट है और पेमेंट बैंक का 100 करोड़ कैपिटल रिक्वायरमेंट है। वहीं आपको पता होगा कि पेमेंट्स बैंक जो होते हैं ना, उनमें 1 लाख पेमेंट बैंक जो होता है ना, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया लेट सपोज, तो उसमें 1 लाख मैक्सिमम जो पर कस्टमर जो आप होल्डिंग जो रख सकते हैं किसी कस्टमर का, वो 1 लाख मैक्सिमम रख सकते हैं डिपॉजिट अपने पास। उसके बाद जो है, जो पेटीएम बैंक्स होते हैं वो एटीएम इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, बट वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ध्यान रखना है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वहीं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, उसका क्या होता है, बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया, या माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो गया, या कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उनको वो लोन दे सकते हैं, ठीक है, लेंडिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है। ये हो गया आपका प्रमोटर्स का जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है तो होता है वो 40% दोनों में ही होता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि जो लिस्ट ऑफ ऑल सच बैंक्स विथ हेडक्वार्टर एमडी एंड सीओ, ये आपको पता होना चाहिए कितने फाइनेंस बैंक अब तक हैं एग्जिस्टिंग है, और कितने सारे पेमेंट्स बैंक एग्जिस्टिंग है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब हेड ऑफिस कहाँ पे है, या इनका एमडी कौन है, या सीईओ कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी इस पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इतना ज़्यादा पूछा नहीं आएगा आपसे, क्योंकि उनको आपकी कॉन्सेप्ट जानना है, उनको ये नहीं जानना कि पहले हिस्ट्री में क्या पूछा गया था, नहीं मतलब हिस्ट्री में किस तरह से बैंकिंग का फॉर्मेशन हुआ था, पहले कौन से बैंक्स थे, मर्जर कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ। हाँ, नाबार्ड और नाबार्ड का पढ़ के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आरआरबी पीओ के लिए नाबार्ड का और आरआरबी का पढ़ के जाएंगे। बाकी एसबीआई पीओ हो गया या बीपीएस पीओ के लिए आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्ट्री। डेट्स वगैरह जो होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स मतलब डेट याद करके जाते हैं, 1934 में ऐसा कुछ एक्ट आया था, या 1962 में कोई एक्ट आया था, या तो इस तरह इतना डेट में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ के जाएंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब अगला जो वीडियो लाऊंगा मैं इसी का नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कुछ कुछ ये टॉपिक्स को, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एसबीआई पीओ का जो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि वो क्या है ना दोस्तों, मेरा ही कलीग है, और उसका रियल एक्सपीरियंस है वो, मतलब आपको ज़्यादा मिलने सुनने को मिलेगा नहीं। रियल एक्सपीरियंस जो होता है ना, बहुत कम लोगों को सुनने को मिलता है। तो इसलिए उस वीडियो को जाके देखें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।